आज के लेक्चर में हम डायरेक्ट सम से रिलेटेड एक थ्योरम प्रूव करेंगे। ये थ्योरम जनरली हम क्वेश्चन में इस्तेमाल करते हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई वेक्टर स्पेस दिया गया है और उसके सब स्पेसेस दिए गए हैं, से W1 W2, और आपको ये चेक करना है क्या V डायरेक्ट सम है W1 W2 का। तो ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थ्योरम ये कहता है कि अगर W1 and W2 they are two subspaces of vector space VF, then V is the direct sum of W1 and W2 if and only if the following conditions holds. Conditions क्या है? V is equal to W1 plus W2 means V is the linear sum of subspaces W1 and W2 and intersection of these two subspaces are zero. तो इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल क्वेश्चन में आप कर सकते हैं प्रूफ करने के लिए कि कोई वेक्टर स्पेस अपने सबस्पेस का डायरेक्ट सम है कि नहीं। ओके, और डायरेक्ट सम से रिलेटेड जो बेसिक्स है, डेफिनेशंस है, वो मैंने ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है। अगर आपको इसका बेसिक्स का आइडिया नहीं है तो आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं इस थ्योरम को प्रूफ करते हैं। प्रूफ सबसे पहले ये एज्यूम कर लेते हैं कि V is the direct sum of its subspace W1 and W2। तो सबसे पहले let V is equal to W1 plus W2 means V is the direct sum of W1 and W2, that is V is the direct sum of W1 and W2। ये एज्यूम करके चलते हैं और क्या शो करेंगे? टू शो हम ये शो करेंगे कि V is equal to W1 plus W2, V is the linear sum of its subspace W1 and W2 and intersection of W1 and W2 is coming out to be singleton zero। ये शो करेंगे, ठीक है। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। कह सकते हैं प्रूफ तो स्टार्ट है ही, इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए V डायरेक्ट सम है W1 W2 का, ये हम लेके चल रहे हैं। तो इससे हमें क्या क्या मिलेगा? डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। डेफिनेशन क्या कहता है? क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ डेफिनेशन ही है। तो V अगर अपने सबस्पेस W1 W2 का डायरेक्ट सम है तो इसका मतलब ये हुआ कि V is equal to W1 plus W2। डेफिनेशन में है ये V is the linear sum of its subspace W1 and W2। और साथ ही साथ दूसरी कंडीशन क्या है कि V का कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट लीजिए, मान लीजिए मैंने स्मॉल v लिया, V का कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, तो each V belongs to V can uniquely expressed as x plus y where x belongs to W1 and y belongs to W2। तो ये हमें डेफिनेशन से मिलता है। ये यूनिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने इसी V को ऐसे लिख दिया x1 plus y1, जहां पे x1 W1 का एलिमेंट है और y1 जो है W2 का एलिमेंट है, तो ये पॉसिबल तभी होगा जब x भी x1 के बराबर हो जाए और y जो है y1 के इक्वल हो जाए। क्यों? कि ये एक्सप्रेशन यूनिक है, तो बिकॉज ऑफ यूनिकनेस ये होगा। तो इतनी चीजें हमारे पास है, इनका इस्तेमाल करके हम ये प्रूफ कर देंगे। देखिए कैसे। सबसे पहले हम ये प्रूफ करने जा रहे हैं कि क्या V is the sum of W1 plus W2। तो ये प्रूफ करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो डायरेक्ट सम की डेफिनेशन में ही है। देखिए मैंने क्या लिखा था। ओके, तो ये पोर्शन तो प्रूफ करना ही नहीं है, आपको सिर्फ इतना ही प्रूफ करना है कि इंटरसेक्शन ऑफ W1 एंड W2 इज सिंगलटन जीरो। तो इस बात को लिख सकते हैं कि क्लियरली V is equal to W1 plus W2 holds true by the definition of direct sum of subspaces। by the definition of direct sum, ठीक है। तो इस बात को प्रूफ करना ही नहीं। प्रूफ हमें क्या करना है? प्रूफ हमें ये करना है कि इंटरसेक्शन ऑफ W1 एंड W2 इज कमिंग आउट टू बी जीरो। तो कैसे प्रूफ करेंगे? इंटरसेक्शन में एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं, मान लेते हैं कि x जो है W1 इंटरसेक्शन W2 में है और ये शो कर लेते हैं कि x क्या है? जीरो है। तो लेते हैं x एज आर्बिट्रेरी एलिमेंट इन द इंटरसेक्शन। तो लिखिए लेट x belongs to W1 intersection W2। ये जो है एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है इंटरसेक्शन का। अगर x जो है W1 और W2 के इंटरसेक्शन में है तो यहां से क्या मिलता है आपको? दिस इंप्लाइज वी कैन राइट x belongs to W1 and x belongs to W2। ये भी हो गया, बहुत अच्छी बात है। मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन है, मान लीजिए अगर मैंने ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ये W1 है, ये W2 है, तो x इंटरसेक्शन में है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? अगर x W1 में है, ठीक है, और x W2 में भी है, कैन वी राइट दिस? नेक्स्ट x belongs to W1 implies can we write x like that x equal to x plus 0। हम लिख सकते हैं
x इक्वल टू x प्लस 0। लेकिन यहाँ पे हम कुछ और बात बोलना चाहते हैं, हम यहाँ ये बोलना चाहते हैं सच दैट x बिलोंग्स टू w1, और हम इस 0 को लिख सकते हैं क्या, 0 बिलोंग्स टू w2, राइट? कैन बी राइट लाइक दैट और नॉट? सी, आप ये लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट सम की कंडीशन दी गई है। क्या लिखा गया कि v is the direct sum of w1 and w2, it means v is the sum of w1 and w2। हमारे पास ये कंडीशन गिवन है कि v is equal to w1 plus w2, मतलब किसी भी v के एलिमेंट को x plus y टाइप से लिख सकते हैं, जहां ये w1 का एलिमेंट होगा और ये w2 का एलिमेंट होगा और ये एक्सप्रेशन यूनिक होगा। तो इन पर्टिकुलर इस v की जगह हम लिख दें x, और आप x को x plus 0 लिख पा रहे हैं, ठीक है? तो हम ये लिख सकते हैं this x can be taken as the element of w1 and this 0 can be taken as element of w2, राइट? तो यहाँ पे लिख दिया। सिमिलरली आप x belongs to w1 लेके चले थे, लेकिन आपने देखा कि x इंटरसेक्शन में है तो x belongs to w2 भी है, राइट? तो वहां से लिख सकते हैं कि x belongs to w2, this implies, yeah, so we can write x belongs to w2, so we can write, क्या लिख सकते हैं, x is equal to 0 plus x। देखिए यहां पे मैंने x इक्वल टू x प्लस 0 रखा, लेकिन x को w1 का एलिमेंट लेके हम चल रहे हैं। यहां पे हम x इक्वल टू 0 प्लस x लेके चल रहे हैं, लेकिन यहां पे हमने बोला x बिलोंग्स टू w2 और 0 बिलोंग्स टू w1। तो ये हम तभी कर पा रहे हैं क्योंकि x इंटरसेक्शन में है। तो उस तरीके से यहाँ पे x w1 का एलिमेंट लेके चल रहे हैं हम, यहाँ पे x जो है w2 का एलिमेंट लेके चल रहे हैं। तो एक तरीके से आप क्या कर रहे हैं, 1 और 2 को अगर हम देखें तो यहाँ से आप x का दो एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, एक तो ये जहां पे x को आपने w1 का एलिमेंट माना, एक तो ये जहां पे x को आपने w2 का एलिमेंट माना। लेकिन आपको पता है कि v जो है डायरेक्ट सम है w1 और w2 का, इसका मतलब कोई भी एलिमेंट आप x लेंगे आर्बिट्रेरी v का, तो उसका एक्सप्रेशन जो होगा लाइक दिस, वो यूनिक होगा। मतलब जैसे मैंने आपको यहाँ यूनिकनेस का मतलब बताया था, इसका मतलब क्या होगा, इफ दिस एक्सप्रेशन इज यूनिक इट मींस दिस x मस्ट बी इक्वल टू दिस 0 and this 0 must be equal to x, या हम ये कह सकते हैं कि x must be equal to 0। तो आप कह सकते हैं but by the uniqueness in the direct sum x must be equal to 0, ठीक है? तो ये हमने प्रूफ कर दिया क्या, thus w1 intersection w2 is equal to singleton 0। तो एक साइड हमने प्रूफ कर दिया क्या, कि अगर आप ये लेके चल रहे हैं कि v is the direct sum of w1 and w2, then v is the sum of w1 and w2 and also intersection of w1 and w2 is coming out to be 0। खास बात यहाँ पे ये थी कि आपको ये पहली कंडीशंस तो प्रूफ करनी नहीं थी, क्योंकि v डायरेक्ट सम है w1 w2 का, तो डेफिनेशन के में ही ये निहित है। मेन चीज आपको ये प्रूफ करना कि इंटरसेक्शन ऑफ w1 and w2 इज 0। तो हमने क्या किया, हमने एक x आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया इंटरसेक्शन में, ठीक है, और उसका दो एक्सप्रेशन लिख दिया, x इज इक्वल टू x प्लस 0, आल्सो वी कैन राइट x इज इक्वल टू 0 प्लस x। यहां पे x क्या है, w1 में है, यहां पे x क्या है, w2 में है। तो बिकॉज ऑफ द यूनिकनेस इन द एक्सप्रेशन, डेफिनेशन में है ये, आप x मस्ट बी इक्वल टू 0 एंड 0 मस्ट बी इक्वल टू x, या कह सकते हैं आप x इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंटरसेक्शन ऑफ w1 and w2 इज 0। अब चलते हैं कन्वर्स पार्ट पे। कन्वर्स पार्ट में क्या एज्यूम कर लेते हैं कि v is the sum of its subspaces, means v is equal to w1 plus w2, साथ ही साथ intersection of these two subspaces is 0, then we will prove that v is the direct sum of its subspaces w1 and w2। फिर वही बात हो गई कि अगर हमें v को ये प्रूफ करना है डायरेक्ट सम है w1 w2 का, तो हमें ये रिक्वायरमेंट चाहिए, ये रिक्वायरमेंट कंडीशन 1 में दी ही गई है, तो हमें ये प्रूफ ही नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन के हिसाब से ये प्रूफ कर दे कि each v belongs to v has unique expression, हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए हम कैसे प्रूफ करते हैं। अब कन्वर्स पार्ट प्रूफ करते हैं, ठीक है? तो अभी आपको ये दोनों कंडीशन दी गई, तो लिख सकते हैं सपोज we are given these two conditions 1 and 2, ठीक? और आपको क्या प्रूफ करना है
कि V is the direct sum of W and W2, तो you have to show that, to show V is the direct sum of W1 and W2। तो फिर से मैं यहाँ पे बता दूं कि सबसे पहले से आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, आपको प्रूफ करना होगा पहली बात कि V इक्वल टू W1 प्लस W2। लेकिन अच्छी बात है V हमें प्रूफ ही नहीं करना है क्योंकि कंडीशन 1 में दिया गया है। तो आप लिख सकते हैं बाय द गिवन कंडीशन V इक्वल टू W1 प्लस W2 होल्ड्स। ठीक है, तो ये बात तो आपको प्रूफ करना ही नहीं है, बाय द गिवन कंडीशन 1 लिख सकते हैं। ठीक, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या प्रूफ करना है कि ईच V बिलोंग्स टू V हैज यूनिक एक्सप्रेशन। तो इस चीज को कैसे प्रूफ कर सकते हैं, आप क्या मान लीजिए, मान लेते हैं V का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है V और इसका दो एक्सप्रेशन लिख दिया मैंने, लाइक दिस और लाइक दिस, और ये प्रूफ कर देते हैं कि x x1 के बराबर है और y y1 के बराबर है। तो आप कह सकते हैं यस वी हैव यूनिक एक्सप्रेशन। ठीक, तो यही स्टार्ट करते हैं, इसी तरीके से शुरू करते हैं। तो लिखिए ऑल्सो बाय कंडीशन 1। ठीक है, ये कंडीशन 1 है तो हम ये लिख भी पा सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू x प्लस y। ठीक, यार x बिलोंग्स टू W1 एंड y बिलोंग्स टू W2। ठीक है, और v इज सम आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ v। तो कंडीशन 1 के हिसाब से हम ये, अगर आपको ये लिखा हुआ है v is equal to W1 plus W2, it means we can always write like this, v is equal to x plus y, where x is element of W1, y is element of W2, right? And v is arbitrary element of v. But what we want to prove? We want to prove this expression is unique. तो आप क्या लिखिए, if possible suppose v can also be written as x1 plus y1, where x1 is element of W1 and y1 is element of W2। तो लिखिए in order to prove that, क्या प्रूव करना चाहते हैं, ये एक्सप्रेशन यूनिक है, above expression is unique, above expression is unique, let, if possible, okay, let us take, मान लीजिए आपने लिया v is equal to x1 plus y1। ठीक है, जहां आपने लिखा कि x1 belongs to W1 and y1 belongs to W2, ये आपने लिखा। ठीक है, let us take, इसको लिख देते हैं 1, इसको लिख देते हैं 2। चलिए मान लीजिए आपने ये ले लिया कि if possible, चाहे आप कह सकते हैं यहाँ let us take if possible, और हम दिखा देंगे कंट्राडिक्शन, या नो, हम ये दिखा देंगे कि अगर आपने ऐसा लिखा तो x x1 के बराबर है और y y1 के बराबर है। तो इसे दिखाने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, देखिए इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस y और x1 प्लस y1 को इक्वेट कर सकते हैं, राइट? तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, ठीक, क्या लिख सकते हैं आप, x प्लस y इज इक्वल टू x1 प्लस y। सिंपल। यहां से काम करते हैं, इस x1 को इधर ले जाते हैं और इस y को उधर ले जाते हैं। This implies what we can write, x minus x1 is equal to y1 minus y। अब यही पे सोचने वाली बात है, ठीक है। और एक और काम करते हैं, यहां से मान लेते हैं ये सारे के सारे इक्वल है y, क्योंकि x minus x1, y1 minus y they are equal, मान लेते हैं they are equal to some y, ठीक। अब जरा ध्यान देते हैं, x minus x1 किसका एलिमेंट है, x is element of W1, x1 is also element of W1। अगर x x1 W1 में है तो x minus x1 तो W1 में होगा ही, क्यों, because W1 is what, it's a subspace, तो वेक्टर स्पेस भी है, क्लोज्ड होगा विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन। तो आप कह सकते हैं this belongs to W1, क्यों कि x और x1 जो है ये किसमें है, W1 में है, इसलिए। इसी तरीके से y y1 किसमें है, y1 is what, y1 belongs to W2 and y belongs to W2, तो y1 और y दोनों ही W2 में है, तो y1 minus y किसमें होगा, this belongs to W2, क्योंकि y y1 जो है W2 में। चलिए अच्छा है, तो अगर हम कुछ देर के लिए यहाँ पे हाथ रख दें तो y is equal to x minus x1, x minus x1 belongs to W1, तो यहाँ से क्या मिलता है, y belongs to W1। अगर हम यहाँ पे हैंड रख दें और देखें y is equal to y1 minus y, और y1 minus y belongs to W2, it means what, y belongs to W2। इसका मतलब क्या होगा, this implies
y belongs to W1 and y belongs to W2। मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज y belongs to इंटरसेक्शन। देखिए यहीं से काम शुरू हुआ हमारा। अभी तक हमने एक कंडीशन का इस्तेमाल नहीं किया है, वो क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ W1 एंड W2 इज इक्वल टू 0। ये तो अभी तक किया नहीं, अब आ गया इसका इस्तेमाल करने का समय। सिंस इंटरसेक्शन ऑफ W1 एंड W2 इज 0 और आप कह रहे हैं y इज इन द इंटरसेक्शन, दिस इंप्लाइज y मस्ट बी 0 और y 0 हो गया तो y क्या है, x माइनस x1 और y1 माइनस y। तो y 0 हो गया तो x माइनस x1 0 हो गया ना। तो यहां से लिखते हैं दिस इंप्लाइज x माइनस x1 0, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू x1 और यहां से y माइनस y1 0 हो गया तो y इज इक्वल टू y1। यही प्रूफ करना चाहते थे ना कि अगर आपके पास b के दो एक्सप्रेशन है लाइक दिस, x is equal to x1 and y is equal to y1, जहां x w1 का एलिमेंट, x1 w2 का एलिमेंट, तो x is equal to x1 हो गया, y is w2 का एलिमेंट, y1 w2 का एलिमेंट, तो y equal to y2 हो गया। वही आपने यहां प्रूव किया, x equal to x1 and y equal to y1। इट मींस फाइनली आपने क्या प्रूव कर दिया कि each v belongs to v has unique expression। चाहे तो आप यहां पर लिख सकते हैं, यहां साइड कर दो, जगह कम है। दिस इंप्लाइज each v belongs to v has unique expression. This implies v is the direct sum of W1 and W2। तो ये था इस थ्योरम का प्रूफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, डायरेक्ट सम से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम आप कह सकते हैं। इसके बाद एक और थ्योरम है डायरेक्ट सम से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट है, उसे भी कराएंगे। तो इसका कई बार हम क्या है क्वेश्चन में इस्तेमाल करते हैं कि अगर आपको ये शो करना हो कि वेक्टर स्पेस अपने सब स्पेसेस का डायरेक्ट सम है या नहीं है। जैसे कि अभी एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, आर स्क्वायर में लेते हैं, आर स्क्वायर लेते हैं, उसके दो सब स्पेसेस लेते हैं, देखते हैं क्या आर स्क्वायर अपने सब स्पेसेस का डायरेक्ट सम है कि नहीं। तो जस्ट वेट, इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। तो इस थ्योरम को समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, उसके थ्रू हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये थ्योरम का एप्लीकेशन कह सकते हैं। एग्जांपल, ठीक, मान लेते हैं वेक्टर स्पेस V जो है आपका r स्क्वायर ओवर फील्ड R, लेट V इज इक्वल टू r स्क्वायर ओवर फील्ड R। ठीक है, आपका हो गया क्या वेक्टर स्पेस। इसके दो सब स्पेसेस ले लेते हैं, W1 इज इक्वल टू x0 सच दैट x बिलोंग्स टू R। ये हो गया आपका x एक्सिस। इसका एक और सब स्पेस ले लेते हैं, W2 व्हिच इज इक्वल टू 0y such that y belongs to R। ये हो गया आपका y एक्सिस, है ना, क्योंकि x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट कोऑर्डिनेट कैसे होता है, x, 0 होता है, y 0 होता है यहाँ पे, और y एक्सिस पे किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, y, x 0 होता है। तो ये R स्क्वायर के दो सब स्पेस है। हम ये शो करने जा रहे हैं टू शो R स्क्वायर इज इक्वल टू डायरेक्ट सम ऑफ इट्स सब स्पेसेस W1 एंड W2। ठीक, तो अभी जो हमने थ्योरम प्रूफ किया उसके हिसाब से हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, You have to show that, पहला show that, आप ये शो कर दें, क्या शो कर दें कि R स्क्वायर इज द लीनियर सम ऑफ सबस्पेस W1 W2। एक तो आप ये प्रूफ करिए और साथ ही साथ ये प्रूफ कीजिए कि इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू इज कमिंग आउट टू बी 0। यही प्रूफ करना होगा आपको। तो सबसे पहले ये प्रूफ कर देते हैं कि R स्क्वायर सम, ये तो ऑलरेडी मैंने प्रीवियस लेक्चर में प्रूफ किया है, तो सबसे पहले ये प्रूफ करते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ W1 W2 इज 0। वैसे तो अगर आपको पास चित्र को देखें, इस ग्राफ को, ये है आपका x एक्सिस, ये है बेसिकली आपका W1 और ये पूरी लाइन जो है आपकी क्या W2 है। दे आर इंटरसेक्टिंग एट ओनली वन पॉइंट व्हिच इज 0 0। वैसे भी दिख रहा है, बट मैथमेटिकली जब भी आपको इंटरसेक्शन प्रूफ करना होगा तो आप क्या करेंगे, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट इंटरसेक्शन में हम लेंगे। अब W1 W2 किस टाइप के पॉइंट दिखते हैं, ये ऑर्डर पेयर में है ना x y, तो आप इस पे इंटरसेक्शन में जो पॉइंट मानेंगे ऐसे ही मानेंगे। ठीक है, तो लिख सकते हैं लेट a, b belongs to W1 इंटरसेक्शन W2। ठीक, अगर a, b इंटरसेक्शन में, तो इंटरसेक्शन डेफिनेशन क्या कहती है, दिस इंप्लाइज a, b W1 में भी है एंड a, b W2 में भी है। ठीक है, बढ़िया। अगर a, b W1 में है तो एक कंडीशन तो मस्ट है जो होल्ड करे, क्या कहते हैं, W1 कहता है ये x तो आपका आर्बिट्रेरी रियल नंबर है, 0 नॉन 0 कुछ भी हो सकता है, बट द सेकंड क्वाड्रेंट मस्ट बी 0। तो अगर a b W1 में है तो b तो मस्ट बी 0, a कुछ भी रियल नंबर हो सकता है, 0 नॉन 0।
बट B इज सर्टेनली 0। तो यहां से तो ये मिल गया कि B 0 है। A B 0 हो जाए तो हमारा काम बन जाए, क्योंकि A B और इंटरसेक्शन में आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, ये 0 हो गया तो हमारा इंटरसेक्शन 0 हो जाएगा। लेकिन है अभी हमारे पास कंडीशन क्या है, AB बिलोंग्स टू W2। अगर हम ये लें तो इसका मतलब क्या होगा, W2 में होने की कंडीशन क्या है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट तो 0 होगा ही होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट y कुछ भी हो सकता है, 0 या नॉन 0, बिकॉज़ y इज एनी रियल नंबर। तो उस हिसाब से फर्स्ट कोऑर्डिनेट मस्ट बी 0, इट मींस a मस्ट बी 0। तो यहां से आपको क्या मिल रहा है, आपने ए बी इंटरसेक्शन का आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया, तो एक जगह तो आपको मिल गया बी भी 0 होगा, दूसरी जगह क्या मिल गया, ए भी 0 हो गया। तो बेसिकली क्या मिल रहा है आपको कि ए बी इज इक्वल टू 0 0, दिस बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन। तो ये तो आपने प्रूफ कर दिया क्या, इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सबस्पेसेस आर सिंगलटन 0। वैसे भी दिख रहा था और आपने मैथमेटिकली प्रूफ कर दिया। सेकेंड पार्ट आपका बचा रह गया, क्या बचा रह गया, नेक्स्ट इज टू शो that R square is sum of its subspaces W1 and W2। प्रूफ कर देते हैं इसे। इसका मतलब क्या होता है कि R स्क्वायर का कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट आप लीजिए, मान लीजिए कि R स्क्वायर का मैंने एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया, उसका नाम क्या है, A, B, ठीक है, A, B अगर आपने R स्क्वायर का एलिमेंट लिया तो आपको क्या प्रूफ करना है, दिस एलिमेंट कैन बी रिटन एज सम ऑफ दिस प्लस दिस, जहां इसको W1 का एलिमेंट होना है और इसे W2 का एलिमेंट होना है, इनको जोड़े तो A भी आ जाए, जहां पे लिख सकते हैं दिस इज आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ R स्क्वायर। ठीक, अब आप बताइए कि हम यहाँ पे W1 का कौन सा एलिमेंट लिखें और W2 का कौन सा एलिमेंट यहाँ लिखें कि दोनों को जोड़े और A भी आ जाए। तो सिंपली क्या कर सकते हैं आप, W1 का एलिमेंट X 0 टाइप है, तो हम यहाँ में तो यहाँ A भी लाना है, तो X 0 टाइप के हिसाब से हम यहाँ पे W1 का एलिमेंट ले लेते हैं A 0। W2 का एलिमेंट है 0 Y टाइप, हमें तो A भी लाना है, तो W2 के एलिमेंट के टाइप के हिसाब से यहाँ पे एक एलिमेंट ले लेते हैं 0 भी। दिस मस्ट बिलोंग्स टू W1, दिस मस्ट बिलोंग्स टू W2, और इसको जोड़िए तो A आएगा, इसको जोड़िए तो B आएगा। इट मींस R स्क्वायर कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट A भी लेंगे, दिस कैन बी रिटन एज सम ऑफ एलिमेंट ऑफ W1 एंड W2। इट मींस this implies R square is equal to W1 plus W2। तो फाइनली आपने क्या प्रूफ कर दिया, क्या कि R square can be written as direct sum of its subspaces X axis and Y axis, या कह सकते हैं W1 and W2। तो ये था एग्जांपल, थ्योरम का एप्लीकेशन था। आप अच्छा एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप ये आसानी से देख पाए कि R square is the direct sum of its subspaces। एक और एग्जांपल आपको लेता हूं, उस एग्जांपल में आप देखेंगे क्या कि इंटरसेक्शन में देखिए 0 0 0 नहीं आ रहा है, तो इस रिजल्ट का इस्तेमाल करके आप तुरंत ही कह सकते हैं कि R स्क्वायर अपने इन सबस्पेसेस का डायरेक्ट सम नहीं है। देखिए अब ये फाइनल एग्जांपल है इस लेक्चर का, इससे टोटली आपका इस थ्योरम का एप्लीकेशन आप पूरी तरीके से आप क्लियर हो जाएंगे इस थ्योरम के एप्लीकेशन पे। तो इसमें हमने वेक्टर स्पेस V लिया है आपका R³ ओवर फील्ड R, और इसके दो सबस्पेसेस W1 लिया हमने मान लीजिए x y 0 such that x y belongs to R, और इसका एक सबस्पेस W2 ले लिया हमने, क्या कह सकते हैं आप, x 0 z such that x z belongs to R। तो ये हमने ले लिया R³ के दो सबस्पेसेस। आपको चेक करना है कि क्या R³ जो है वो W1 और W2 का डायरेक्ट सम है। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि W1 इंटरसेक्शन W2 is not equal to सिंगलटन 0। ये 0 मतलब क्या है, 0 0 0 ऑफ कोर्स। ठीक, तो बताइए इंटरसेक्शन में कोई नॉन जीरो एलिमेंट ढूंढिए, कैसे मिल सकता है आपको। इसके एलिमेंट कैसे हैं, W1 के एलिमेंट ऐसे हैं कि थर्ड कोऑर्डिनेट जो है मस्ट बी 0। देखिए मैं कैसे सोच रहा हूं, मैं आपको बताता हूं। तो हम इंटरसेक्शन का एलिमेंट लिख रहे हैं, एक एलिमेंट लिखूंगा जो इंटरसेक्शन में होगा, ठीक है, दिस मस्ट बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन, और ये नॉन जीरो एलिमेंट होगा। तो इसके हिसाब से W1 का जो थर्ड एलिमेंट है वो क्या है, 0 है, मस्ट बी 0 है, और जो Z है W2 का वो कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर है, ये 0 भी हो सकता है और नॉन जीरो भी हो सकता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में यहां भी 0 हो सकता है और थर्ड क्वाड्रेंट में यहां भी 0 हो सकता है, तो यहां पे हम 0 तो लिख सकते हैं। चलिए वेरी गुड, अब आते हैं हम सेकंड ये वाली बात करते हैं। यहां पे क्या लिखना है, W1 का सेकंड एलिमेंट है Y, ये 0 भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है, ठीक है, और W2 का जो सेकंड क्वाड्रेंट है 0, ये 0 ही 0 हो सकता है,
ठीक है, नॉन जीरो हो ही नहीं सकता। तो इन पर्टिकुलर यहाँ भी हम जीरो लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक, क्योंकि ये जीरो जो है इस W1 के में भी आ जाएगा, W2 में भी आ जाएगा। अब आते हैं हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट की ओर। यहाँ पे पहला एलिमेंट है x विच में बी जीरो नॉन जीरो, यहाँ भी वही एलिमेंट है x विच में बी जीरो और नॉन जीरो। तो अगर इन पर्टिकुलर हम यहाँ लिख देते हैं 1, ठीक है, 1, तो ये 1 जो है, तो फाइनली हमारा क्या एलिमेंट बन गया, हमारा बन गया एलिमेंट 1 0 0। दिस मस्ट बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। चाहे तो आप देख सकते हैं क्या 1 0 0 W1 में है, 1 0 0 W1 में इसलिए है क्योंकि W1 में कोई भी एलिमेंट किस तरह दिखता है x y 0, उसका थर्ड कोऑर्डिनेट मस्ट बी 0 और फर्स्ट सेकंड कुछ भी हो सकते हैं, रियल में कुछ भी 0 नॉन 0 हो सकते हैं, ठीक है, बट थर्ड कोऑर्डिनेट मस्ट बी 0। तो आप कह सकते हैं 1 0 0 मस्ट बिलोंग्स टू W1। चाहे तो इसे लिख सकते हैं 1 0 0 must belongs to W1 और 1 0 0 W2 में भी है, क्योंकि W2 में होना है तो सेकंड कोऑर्डिनेट ये जो है ये 0 होना चाहिए और इन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं क्योंकि x और z लिखा है, x और z जो है क्या है, रियल्स है, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या है 1 0 0 also belongs to W2। इस हिसाब से आपने क्या लिखा दिया, this implies W1 intersection W2 is not a singleton 0। एक नॉन जीरो एलिमेंट है 1 0 0 जो कि W1 में भी है और W2 में भी है। This implies RQ cannot be written as direct sum of W1 and W2, ठीक है। तो ये था कंप्लीट लेक्चर डायरेक्ट सम के थ्योरम से रिलेटेड। हमने पूरा थ्योरम देखा, थ्योरम का प्रूफ भी देखा, उस थ्योरम के एप्लीकेशन भी देखा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, उसका एप्लीकेशन भी इंपॉर्टेंट है। आपने देखा यहाँ पे हमने दो एग्जांपल्स किए हुए हैं, एक एग्जांपल मैंने डायरेक्ट सम प्रूफ किया है, दूसरे एग्जांपल में देखा डायरेक्ट सम नहीं है क्योंकि इंटरसेक्शन ऑफ दोस टू सबस्पेसेस आर नॉट अ सिंगलटन जीरो। ओके, सो आई होप कि लेक्चर में आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है देन प्लीज फील फ्री, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा, मैं डेफिनेटली आपका रिप्लाई करूंगा। और इफ यू डोंट वांट टू मिस माय अपडेट्स या लेक्चर मिस नहीं करना चाहते देन प्लीज कीप वाचिंग माय वीडियोस एंड प्लीज डू सब्सक्राइब मी। थैंक यू सो मच।